So today we will discuss chapter 8 current electricity in class 10th. So first of all we will see the syllabus. So in syllabus we will study Ohm's law, concept of EMF, potential difference, resistance. Combination of resistance means in series and parallel. Simple direct problem using combination of resistors in circuit. तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ओम्स लॉ है, ईएमएफ है, पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और उनके कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल. अच्छा, थोड़ा सा इसमें हम लोग और भी चीज पढ़ेंगे जैसे करंट और करंट, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के बीच का रिलेशन जिसे हम ओम्स लॉ कहते हैं. चार्ज पढ़ेंगे एंड ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर वो पढ़ेंगे. VI ग्राफ पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के लिए. सो लेट्स स्टार्ट. पहले आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ करंट. देखिए करंट क्या चीज होती है. करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. मतलब चार्ज के फ्लो होने का जो रेट होता है दैट इज कॉल्ड करंट. मान लीजिए t टाइम में क्यू चार्ज पास होता है तो करंट क्या होगा? I बराबर Q अपॉन टी. तो अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन करंट तो आप डेफिनेशन लिखेंगे करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो इसका फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू Q अपॉन टी. ये फॉर्मूला, ये डेफिनेशन लिखने के बाद ये सीधे फॉर्मूला लिखते हैं. अब आते हैं यूनिट ऑफ करंट. यूनिट ऑफ करंट, SI यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? दैट इज एम्पियर. SI यूनिट ऑफ करंट दैट इज एम्पियर. आपसे जितना याद रखेंगे. अब कहा जाए 1 एम्पियर क्या है? तो द करंट इज द 1 एम्पियर इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज 1 कूलम पर सेकेंड देन इट इज कॉल्ड 1 एम्पियर. मतलब अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज पास हो तो उसे 1 एम्पियर करंट कहते हैं. करंट की छोटी यूनिट क्या है? मिली एम्पियर. 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर -3 एम्पियर. और छोटी यूनिट होती है माइक्रो एम्पियर. 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 टू पावर -6 एम्पियर. अब देखिए करंट को समझने के लिए हमें यह देखना होता है कि चार्ज कैसे चलता है. देखिए चार्ज चलता है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में. तो मान लीजिए कि किसी बॉडी से n इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो चार्ज कितना बना? n इंटू ई. तो Q बराबर क्या हो गया? n इंटू ई. Q क्या है? चार्ज. n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज. तो जो हमारे पास फॉर्मूला I बराबर Q अपॉन टी था वो बन जाएगा I इज इक्वल टू NE अपॉन टी. ये क्लास 12 में भी फॉर्मूला आप लोग देखेंगे. 1 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है? 1 कूलम चार्ज 6.25 इंटू 10 टू पावर -18 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन से मिलकर 1 कूलम चार्ज बनता है. ये याद रखिए. अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. देखिए पोटेंशियल क्या चीज होती है. किसी पॉइंट पर अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो हमें उस पॉइंट तक किसी दूसरे चार्ज को लाने में जो काम करना पड़ेगा, मतलब the amount of work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a point that is called potential at that point. देखिए अगर आपसे सिर्फ पोटेंशियल पूछा जाता है व्हाट इज पोटेंशियल तो आप लिखेंगे पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. सिंपली किसी पॉइंट पर पोटेंशियल उस पॉइंट पर चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन बताता है. तो पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज व्हेन द टू कंडक्टर्स आर ईदर केप्ट इन कॉन्टैक्ट और जॉइंड बाय अ मेटेलिक वायर. जब दो कंडक्टर कनेक्ट करते हैं तो उनका पोटेंशियल ये बात डिसाइड करता है कि चार्ज किस बॉडी से किस बॉडी में जाएगा. ठीक. फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास दो बॉडी हैं, दो कंडक्टर है A और B. A पर नेगेटिव चार्ज का मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. B पे पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन.
तो जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से जिस बॉडी में कम होंगे उस पे जाएंगे। तो जिस बॉडी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो लोअर पोटेंशियल पर होती है। देखिए लिखा है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस लोअर पोटेंशियल, डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मीन हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव बॉडी, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना हायर पोटेंशियल कहलाएगा, और निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना ही लोअर पोटेंशियल कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ चलते हैं, जबकि करंट, इलेक्ट्रिक करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन बताइए, तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट के चलने का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। अब आते हैं पोटेंशियल को हम लोग मेजर कैसे करेंगे। जो हमने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी पहले, वही वाली डेफिनेशन। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन पोटेंशियल, तो आप वो ना लिख के ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? The potential at a point is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point। मतलब एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर, हमें इस जगह पे पोटेंशियल चाहिए, तो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिट से यहां तक लाने में जो काम करना पड़ेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस चार्ज। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा? मान लीजिए Q कूलाम चार्ज लाने में हमें W वर्क करना पड़ता है, तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर क्या होगा? W अपॉन Q, मतलब वर्क डन अपॉन चार्ज क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। इसे जूल पर कूलाम भी कहते हैं, ऐसा यूनिट वोल्ट होती है। देखिए मान लीजिए चार्ज है, हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो Q चार्ज को इन्फिनिट से P तक लाने में अगर हमें W काम करना पड़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर क्या होगा? W अपॉन Q। तो देखिए W का एक फॉर्मूला यहां से बन गया Q इंटू V, वर्क डन बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है? देखिए यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट ऑफ वर्क अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज, तो जूल पर कूलाम होनी चाहिए, और इसे क्या कहते हैं? वोल्ट, जूल पर कूलाम या वोल्ट। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है। देखिए किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसे कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस PD शॉर्ट फॉर्म होता है between 2 points is equal to the work done in moving a unit positive charge from one point to another point। किन्हीं दो पॉइंटों के बीच यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो काम करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। पहले पॉइंट का पोटेंशियल है V1, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल है V2। तो V1 और V2 का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और ये क्या होगा? उन दो पॉइंटों के बीच Q कूलाम चार्ज को ले जाने में अगर W काम करना पड़ा तो W अपॉन Q इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब कहा जाए यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वही होगी जो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है, दैट इज जूल पर कूलाम या वोल्ट, सिंपल। अब आता है रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस क्या चीज है? द हिंड्रेंस ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। देखिए लिखा है द ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज बाय द वायर और कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है? द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज
बाय द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ये डेफिनेशन याद कर लीजिए। क्या रीजन है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के होने का? A metal has regular arrangement of fixed positive ions with a large number of electrons which moves almost freely inside the metal. These electrons are called free electrons. They move at random, colliding among themselves, and with the fixed positive ion, the atoms which have lost electron as shown in the figure, when the ends of the metal wire are connected to the cell, when the potential difference is applied across the ends of the metal wire, the electron inside it starts moving from one end to negative potential towards the positive potential. But during their movement, they collide with the positive ion. तो ये कोलिजन की वजह से उनका मोशन में हिंड्रेंस पैदा होती है। तो जो मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो चलने में जो उनके ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होता है वही रेजिस्टेंस कहलाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन से टकराता है। ये टकराना ही क्या कहलाता है? उनका रेजिस्टेंस। अब आता फैक्टर अफेक्टिंग, इंपॉर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, इंपॉर्टेंट डाल लीजिए। व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर? नंबर 1, नेचर ऑफ कंडक्टर। देखिए, अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। जैसे टंगस्टन का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, ठीक, कॉपर का कम होता है, एल्युमिनियम का और कम होता है, सिल्वर का और कम होगा। तो नेचर ऑफ कंडक्टर मतलब कंडक्टर किस मटेरियल का बना है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, अगर लेंथ बढ़ेगी कंडक्टर की तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होता है। कंडक्टर जितना पतला होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। पतले वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मोटे वायर का रेजिस्टेंस कम होता है। याद रखिएगा। टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कंडक्टर्स का, ठीक। तो देखिए, अब उसी चीज को इलेबोरेट किया है तो इलेबोरेट वाला पार्ट आपको नहीं याद रखना है, सीधे याद रखिएगा डिफरेंट सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट रेजिस्टिविटी। अभी रेजिस्टिविटी के आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उनका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होता है। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लॉन्गर द कंडक्टर ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस। फिर देखिए थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, तो ये लिखा हुआ लास्ट में लिखा होगा थिक कंडक्टर ऑफर लेस रेजिस्टेंस। जो मोटे कंडक्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस कम होता है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर है टेम्परेचर। देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, याद रखिएगा। अब आता ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? देखिए, according to Ohm's law, the current flowing in a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, provided the physical condition and the temperature of the conductor remains constant. अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन जैसे लंबाई, उसकी मोटाई और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, ना बदला जाए, तो उसमें फ्लो होने वाला करंट प्रोपोर्शनल होता है उसके एंड के अक्रॉस लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के। तो क्या है ओम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, ठीक, प्रोवाइडेड द फिजिकल कंडीशन लाइक लेंथ एंड द थिकनेस ऑफ द कंडक्टर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर, लेंथ और थिकनेस कांस्टेंट रखी जाए तो किसी कंडक्टर में बहने वाला करंट उसके एंड्स के अक्रॉस लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। अब ये फॉर्मूला क्या है? I इज प्रोपोर्शनल टू V। तो सीधे हम I को इधर ले जाते हैं, या V इज प्रोपोर्शनल टू I लिखिए तो V अपॉन I बराबर कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को ही रेजिस्टेंस कहते हैं। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड R। देखिए लिखा, V पुट द कांस्टेंट इक्वल टू R द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। यही कांस्टेंट उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है। अब देखिए, V इज इक्वल टू क्या होगा? IR। R इज अ कांस्टेंट, ठीक। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। इसे वोल्ट पर एम्पियर भी कहते हैं। देखिए लिखा है वोल्ट पर एम्पियर।
और 1 वोल्ट पर एम्पियर कहलाता 1 ओम। ये सिंबल है, ओमेगा पढ़ा जाता है, बस ये ओम का सिंबल है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखिए बड़ी यूनिट है किलो ओम, मेगा ओम। 1 किलो ओम मतलब 10 की पावर 3 ओम या 1000 ओम। 1 मेगा ओम मतलब 10 की पावर 6 ओम। अब आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन कितनी अच्छी तरीके से कंडक्ट कर रहा है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है। अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस पता हो तो उसका रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा? कंडक्टेंस। ठीक। अब आता वीआई ग्राफ। देखिए अगर किसी कंडक्टर का वीआई ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। याद रखिएगा ये पहचान होती है ओमिक कंडक्टर की। ओमिक कंडक्टर का वीआई ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है। अगर वो ओमिक कंडक्टर नहीं होगा तो लाइन स्ट्रेट नहीं होगी, लाइन कर्व होगी, जिगजैग होगी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ अ ओमिक कंडक्टर। आपको कहा जाए व्हाट इज ओमिक कंडक्टर तो लिखिए एनी कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ एंड हुज वीआई ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इज नोन एज ओमिक कंडक्टर। अब स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ क्या बताता है? देखिए अगर हम किसी वीआई ग्राफ का स्लोप ले लें, स्लोप का मतलब होता है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसका tan थीटा। सो द स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ टेल्स द रेजिस्टेंस। लिखा हुआ है स्लोप ऑफ वीआई ग्राफ। द स्लोप ऑफ आईवी ग्राफ इज डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी विच इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। अगर हम v को इधर ले लें, i को इधर ले लें, तो वीआई ग्राफ का जो रेजिस्टेंस हो वो स्लोप होगा, वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस कहलाएगा। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया गया ओम्स लॉ का, ये सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, दैट्स यू डू नॉट हैव टू स्टडी। ठीक, देखिए रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। स्लोप ऑफ v वर्सेस i ग्राफ जो होता है वो कहलाता है रेजिस्टेंस। ठीक, अब यहां पे देखिए ग्राफ टाइप का बना है और इसमें दो कंडक्टर है, कंडक्टर ए और कंडक्टर बी। अगर आपसे पूछा जाए इसमें से रेजिस्टेंस किस कंडक्टर का ज्यादा है, तो जो लाइन ऊपर होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जो लाइन नीचे होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। अब आता ओमिक रेजिस्टेंस एंड नॉन ओमिक। तो देखिए ओमिक रेजिस्टेंस क्या है? द कंडक्टर्स विच ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर या ओमिक रेजिस्टेंस। वो कंडक्टर जो ओम्स के लॉ को फॉलो करे उन्हें हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर, और जो कंडक्टर ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। ओमिक कंडक्टर के एग्जांपल क्या है? सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर। ठीक, नॉन ओमिक कंडक्टर देखिए क्या है? द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर। जो कंडक्टर ओम्स के लॉ को फॉलो ना करें वो नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाएंगे। एग्जाम्पल दिया डायोड वॉल्व, ट्रायोड वॉल्व, जंक्शन डायोड, ये सेमी कंडक्टर होते हैं। ठीक है, अब इनके डिफरेंस हम लोग नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ये सारे टॉपिक आप हेडिंग बना के लिखिए, फिर इसके क्वेश्चन हम आपको देंगे।